डॉक्टर विनय पी शस्त्रबुद्धे। उपाध्यक्ष महोदय, देश में आयुर्वेद और भारतीय चिकित्सा पद्धतियों समेत होम्योपैथी के बारे में शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुप्रतीक्षित सुधार को लाने वाला ये जो बिल है, उसका पूर्ण समर्थन करने के लिए मैं यहाँ पर अपने विचार रख रहा हूँ। मान्यवर, एक बहुत प्रलंबित विषय है। सदन को ये पता होना ही चाहिए और होगा ही कि 2003 में जब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, तब स्वास्थ्य विभाग में पहली बार एक आयुष नाम का छोटा विभाग बना और 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सत्ता के सूत्र संभाले, तब आयुष को एक अलग मंत्रालय का दर्जा दिया गया और इस विषय में जो भारतीय ज्ञान परंपरा का एक बहुत बड़ा अंग है, बहुत महत्वपूर्ण अंग है, उसको जो उचित सम्मान और उचित प्रतिष्ठा मिलना आवश्यक था, मैं मानता हूं कि ये काम जो अटल जी के ज़माने में शुरू हुआ था, बीच के काल में कुछ उपेक्षा हुई होगी, मगर पुनः एक बार उसके ऊपर बल देते हुए हम इस समय की आवश्यकता को पूरा करने की दिशा में एक बहुत ही उचित सार्थक कदम उठा रहे हैं। इसलिए मैं सरकार का, आयुष मंत्रालय का हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करना चाहता हूं। मान्यवर, कई बार शब्दावली का भी बड़ा महत्व होता है और हम देखते हैं कि नेशनल मेडिकल काउंसिल बना है। अब इंडियन मेडिकल काउंसिल की जो पहला एक्ट था, उसकी जगह एक नया एक्ट आ रहा है। तो देश में स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा का पूरा जो रेगुलेशन है, नियंत्रण है, उसके करने वाली संस्था को भी अब एक नेशनल कमीशन बन गई है और आयुर्वेद के विषय में, होम्योपैथी के विषय में भी जो संस्थाएं इस बिल के माध्यम से निर्माण हो रही है, वो भी अभी उनके कंधों से कंधा मिलाकर खुद को नेशनल कमीशन कह सकते हैं। उसमें कोई अभी तरतम भाव, कोई मतलब ये बड़ा, ये कठिन, ये अच्छा, ये बुरा, या ये हल्का, ये गंभीर, इस तरीके का अभी कोई अंतर रहा नहीं है। मैं मानता हूं कि ये मानसिकता की दृष्टि से भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है। मान्यवर, कई बार मैं हमारे आयुर्वेद में प्रैक्टिस करने वाले वैद्यों के साथ कहता हूं, मैं मुंबई विश्वविद्यालय में वहाँ की मैनेजमेंट काउंसिल का सदस्य था, तब कई बार हम आयुर्वेदिक कॉलेजेस को देखने के लिए जाते थे। एक निरीक्षण की व्यवस्था होती थी, तो देखने में आता था कि हमारे आयुर्वेद के वैद्य ही, और ये प्रस्थापित शब्दावली, उसके कारण उनका दोष नहीं था, मगर वो एलोपैथी वालों को बोलते हैं ये जो मॉडर्न मेडिसिन वाले हैं, मॉडर्न मेडिसिन वाले। अरे तो आप क्या अनमॉडर्न है? ये कोई नॉन मॉडर्न नहीं है। आयुर्वेद में भी तो मॉडर्निटी आ सकती है। आधुनिक जो भी तंत्र मंत्र है, आधुनिक शिक्षा है, आधुनिक पद्धतियां है, उसका समावेश आयुर्वेद में हो सकता है। केवल एलोपैथी मॉडर्न है और आयुर्वेद अनमॉडर्न है, ऐसा कहना मैं मानता हूं कि अपने आप में गलत सोच है। और मैं आयुर्वेद और आयुष मंत्रालय को भी ये विनम्रतापूर्वक कहना चाहूँगा कि आप दूसरे विभाग से बात करें, मगर ये मॉडर्न मेडिसिन वाली ये जो एक दृष्टि से वैल्यू जजमेंट देने वाली शब्दावली है, इसको हमने नकारना चाहिए। हम सब मॉडर्न हैं, एलोपैथी केवल मॉडर्न है, आयुर्वेद मॉडर्न नहीं हो सकता, ये सही नहीं है। और इसलिए हमने आधुनिक ज्ञान की शाखा जो है, उस पद्धति से खुद को प्रस्तुत करना चाहिए। इसके बारे में भी जरूर सोच बने, ये मेरा आग्रह है। मान्यवर, एक दृष्टि से एक बड़ा अनुशेष था, एक बैकलॉग था, जिसको निपटाने का काम मैं मानता हूं कि इस बिल के कारण हो रहा है। और एक दृष्टि से मैं ये भी कहूंगा कि आयुर्वेद भारतीय सौम्य संपदा का, जिसको सॉफ्ट पावर कहते हैं, उसका एक महत्वपूर्ण अंग है। आज भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के नाते देश के बाहर लगभग 37 जगह पर ICCR के केंद्र चलते हैं। वहां पर हम योग का ज्ञान तो देते ही है, मगर लोग पूछने के लिए आ रहे हैं क्यों हमें आयुर्वेद का ज्ञान मिल पाएगा। अभी हमारे पास ऐसी व्यवस्था नहीं है। मैं मानता हूं कि इस तरीके का भी कुछ न कुछ विचार होना चाहिए कि एक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त ज्ञान शाखा के रूप में आयुर्वेद प्रस्थापित होना चाहिए। ये विश्व की आवश्यकता है और इसलिए आवश्यकता है क्योंकि जो एक एकात्मिक विचार यहाँ पर होता है, तन का, मन का, शरीर का, मानसिक स्वास्थ्य का पूरा एकात्मिक विचार यहाँ पर होता है। आज एलोपैथी में साइकोसोमैटिक व्याधियों की एक नई
और प्रणाली उभर कर आ रही है। मगर आयुर्वेद को पहले से पता था कि शरीर का मन के साथ भी संबंध है और शरीर का स्वास्थ्य और मन का स्वास्थ्य दोनों का अपना एक महत्व होता है, अपनी एक भूमिका होती है। तो उस दृष्टि से भी मैं मानता हूं कि इसको देखा जाना चाहिए। विगत कुछ सालों में आयुर्वेद शिक्षा के विषय में जो हमने प्रगति की है, मैं मानता हूं कि सदन उसके बारे में भी जरूर गौर करे। जैसे कि एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस बहुत बड़ा नाम हो गया है, मगर सदन में शायद हम में से भी कई सारे लोगों को पता नहीं होगा कि इसी दिल्ली शहर में एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद भी है और वहां पर हर रोज लगभग 2000 आउट पेशेंट आते हैं जो अपना इलाज करवाना चाहते हैं। 200 बेड का एक अच्छा खासा हॉस्पिटल है। जरूर संसद सदस्यों ने उसका भी लाभ लेना चाहिए। मैं तो निवेदन करूंगा आयुष मंत्री जी को कि यहाँ पर संसद के अंदर सांसदों के लिए जो चिकित्सा उपलब्ध होती है चिकित्सा के संदर्भ में, उसमें भी एक आयुर्वेद का कक्ष अगर थोड़ा और अधिक आधुनिक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है तो मैं मानता हूं कि आयुर्वेद को जो प्रतिष्ठा देना आवश्यक है, वो प्रतिष्ठा भी वो थोड़ा और अधिक अच्छे ढंग से अगर हो जाता है तो मैं मानता हूं कि उसको प्रतिष्ठा जो मिलनी चाहिए वो भी मैं मानता हूं कि हम दे पाएंगे। आयुर्वेद के शिक्षा संस्थानों का जो संचालन है मान्यवर, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि वो भी अधिक प्रोफेशनल, जिसको व्यवसाय निष्ठ कहते हैं हम, उस व्यवसाय निष्ठ पद्धति से होना चाहिए, प्रोफेशनल पद्धति से होना चाहिए। कई बार आयुर्वेदिक महाविद्यालयों में जाना आना होता है तो ध्यान में आता है कि एक वैद्य दूसरे वैद्य के बारे में अच्छी बात नहीं कहता। बड़ा मतलब मन को बड़ा क्षोभ होता है, बड़ी वेदना होती है कि इन दोनों में जितना समन्वय होना चाहिए वो समन्वय होता नहीं। किसी को अपनी शाखा के बारे में अधिक अभिमान होता है, अधिक गर्व होता है और दूसरी शाखा को नीचा दिखाने की भी एक पद्धति आती है। मैं मानता हूं कि इसके ऊपर भी इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग का जो एक साइंस है, संस्था निर्माण का जो एक विज्ञान है, उस विज्ञान के तहत एक सोच बननी चाहिए। तब जाकर के हमारे संस्थान भी विश्व के इस पद्धति के संस्थानों का मुकाबला कर पाएंगे। आयुष मंत्रालय को मैं यह भी विनम्रता से अनुरोध करना चाहूंगा कि आज जो भी स्वास्थ्य के विषय में शोध होता है, लोग हमेशा वो लैंसेट नाम का एक मैगजीन है उसका उदाहरण देते हैं। बोलते हैं कि इसका लैंसेट बोलते हैं कि ये लैंसेट में आया है, ये लैंसेट में आया है। अरे आयुर्वेद का भी एक लैंसेट होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? ये लैंसेट विदेश से जो प्रकाशित होता है उसी में आने से और प्रतिष्ठा मिलती है, ऐसा क्यों होना चाहिए? भारत की पद्धतियों का अपना एक लैंसेट क्यों नहीं होना चाहिए? हम कम से कम ये विचार तो, मतलब थिंकिंग बिग के नाते ये विचार तो हमने रखना चाहिए। और इसलिए मैं मानता हूं कि इस दृष्टि से भी इस नई कमीशन की स्थापना के बाद कुछ न कुछ विचार होगा तो मैं मानता हूं कि समय की आवश्यकता के अनुरूप होगा। महोदय, आयुर्वेद की शिक्षा के संदर्भ में बाकी भी बहुत सारी बातें बताई जाती हैं, मगर काफ़ी कुछ चुनौतियां भी है और मैं मानता हूं कि सरकार इन चुनौतियों के प्रति सजग भी है। और निश्चित रूप में ये जो एक नया बिल आ रहा है उसके माध्यम से जो नई कार्यप्रणाली और स्थापित होगी तो इन चुनौतियों का सामना करने के लिए भी देश को सन्नद्ध बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। चुनौतियां कौन सी है? पहली चुनौतियां है कि बहुत कम ग्रंथ उपलब्ध है आयुर्वेद के। जैसे बृहत्त्रयी और लघुत्रयी, इन दो ग्रंथों का उल्लेख हमेशा होता है, मगर इसके साथ साथ मेरा जो सीमित ज्ञान है उसके आधार पर मैं कह रहा हूं कि चक्रदत्त है, सहरा योगम है, वृंद माधवम है, गदा निग्रहम है, चिकित्सा कलिका है, कक्षपुट तंत्रम है, ऐसे विभिन्न विषयों के बहुत सारे ग्रंथ उपलब्ध है, मगर वो साधारण तरीके से आम आयुर्वेद के छात्र को या आयुर्वेद के प्रति जिज्ञासा रखने वाले को आसानी से उपलब्ध नहीं होते। और मैं मानता हूं कि एक भारत की बड़ी ज्ञान संपदा है, इसको आसानी से उपलब्ध कराने के बारे में भी जरूर सोच बननी चाहिए। एक ज्ञान भंडार हमारे पास उपलब्ध है, परंपरागत हमारी ज्ञान संपदा का एक अंग होते हुए उसको अधिकाधिक एक्सेसिबल, लोगों को सहज उपलब्ध होने की दिशा में बढ़ना चाहिए। महोदय, भारतीय ज्ञान परंपरा श्रुति और स्मृति के आधार पर चलती है। ओरल ट्रेडिशन का हमारे देश की परंपरागत ज्ञान परंपरा में बड़ा महत्व है, मगर और उसी के कारण हम जो सामान्य व्यक्ति भी समझता है कि आयुर्वेद का जो ज्ञान है वो संहिता के रूप में, चरक की संहिता और किसी की संहिता, इसी रूप में कहा जाता है। मगर ये जो इंडिकेटिव नॉलेज सिस्टम है उसको थोड़ा सा एक्सप्लेनेटरी नॉलेज सिस्टम में परिवर्तित करने की जरूरत है। एक दृष्टि से एविडेंस बेस्ड और ऑब्जर्वेशन बेस्ड नॉलेज होना, क्योंकि आज विश्व की ज्ञान शाखाएं एविडेंस बेस्ड के आधार पर चलती है। सभी के लिए सबूत चाहिए,
मतलब ये कहना तो एक फैशन बन गई कि कागज नहीं दिखाएंगे, मगर ज्ञान के क्षेत्र में ऐसा कागज नहीं दिखाने से नहीं चलता, कागज दिखाना पड़ता है। वो तो ठीक है, एक थोड़ा ब्राउनी पॉइंट ऑफ हासिल कर पाएंगे, कागज नहीं दिखाएंगे कि कविता गाओगे तो, मगर ज्ञान के क्षेत्र में आपको कागज दिखाना पड़ता है। तो एविडेंस बेस्ड और ऑब्जर्वेशन बेस्ड इस तरीके की एक साइंटिफिक नॉलेज बॉडी उसको विकसित करना, मैं मानता हूं कि ये भी आज के जमाने में बहुत आवश्यक है। मान्यवर, मैं इसके बारे में जो दिक्कतें आती है उसका संदर्भ एक बहुत अच्छे विद्वान व्यक्ति ने जो आयुर्वेद के ज्ञाता है दिया है, जिसको मैं मूल डॉक्यूमेंट से कोट करना चाहता हूं। ओविंग टू द और कॉन्वर्सेशनल मेथड, संवाद के आधार पर संहिता बनी, तो संवाद के आधार पर गुरु और शिष्य में संवाद हुआ, उसकी संहिता बनी। तो ओइंग टू द कॉन्वर्सेशनल मेथड ऑफ नरेशन एंड सर्टन स्टोरी लाइव कंटेंट ऑफ संहिताज, आयुर्वेद it's considered as more historical and philosophical rather than practical and scientific. ये बड़ी दिक्कत है, समस्या है। And this misconception has generated reluctant attitude and failed to have analytical thought while understanding them. आयुर्वेद को समझना है तो विश्लेषण के, एनालिसिस के आधार पर समझना चाहिए। इसलिए ज्ञान परंपरा की जो आधुनिक शैली है, मैं मानता हूं कि आयुर्वेद के प्रैक्टिशनर्स ने उसका उपयोग करना चाहिए। दिस इन टर्न हैज मेड आइदर टोटल लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन और क्रिएटेड ए मिस इन्फॉर्मेशन अबाउट सेवरल इश्यूज। मैं मानता हूं कि इस चुनौती का हमने और अधिक ताकत से मुकाबला करना चाहिए। महोदय, आयुर्वेद की जो विभिन्न शाखाएं हैं उन पर भी बहुत अधिक गहन शोध होने की आवश्यकता है। कई बार हम देखते हैं कि कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाता है, विरोधाभास। छात्र जो है आयुर्वेद को पढ़ना चाहता है वो कंफ्यूज हो जाता है, और इसलिए ये जो एक कई बार जो विरोधाभासात्मक सारी चीज़ें सामने आती है उससे थोड़ा सा हमें, मैं मानता हूं कि निजात पाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। आयुर्वेद का विषय बहुत गहन है, मैं बहुत तफसील में तो नहीं जाऊंगा, मगर मेनी ए टाइम्स आयुर्वेद के छात्र के बारे में होता है कि स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज विथ वेरियस कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स। मैं एक उदाहरण देता हूं, चरक के बारे में हम सब जानते हैं। तो चरकाचार्य जी ने एक जगह लिखा है, अभी वैसे देखा जाए तो इसमें विरोधाभास नहीं है, मगर विरोधाभास है ऐसा मानकर उसकी ओर देखने की एक पश्चिम की दृष्टि बनी, जो यहाँ पर भी विकसित होती है कई बार। उन्होंने एक बार कहा कि आयुर्वेद के बारे में उनका वाक्य है कि आयुर्वेद को, मतलब ये जो ज्ञान है अनंत ज्ञान है, उन्होंने वर्णन किया है। और अंत में चरक संहिता के अंत में उन्होंने कहा है कि आयुर्वेद का जितना ज्ञान है वो सारा चरक संहिता में आया है। अभी किसी को लगेगा कि एक अनंत है और सारा आया है, ये कैसे? अभी इसको एक कॉन्टेक्स्ट के संदर्भ में समझना चाहिए, मगर वो होता नहीं है और इसके कारण एक दुष्प्रचार होता है और आयुर्वेद की ज्ञान शाखा को हल्के से लेने की एक प्रवृत्ति कई जगह दिखाई देती है। मैं मानता हूं कि उससे हमने बाहर आना चाहिए। एक एडिक्वेट क्लिनिकल एक्सपोजर की भी मैं मानता हूं कि इस सारे संदर्भ में बहुत गहरी आवश्यकता है। आज जो क्लिनिकल टेस्ट होती है आयुर्वेद के बारे में, वो आधुनिक और स्वास्थ्य विज्ञान की परंपरा के अनुसार नहीं होती। जैसे एलोपैथी के लिए हम किसी भी लेबोरेटरी में जाते हैं, खून की परीक्षा करते हैं। आयुर्वेद को ये जो सारी पद्धतियां है, ये स्थापित पद्धतियां न होने के कारण उसके आधार पर वो होता नहीं, वो अन्य अपने तरीके से करते हैं। तो इन दोनों में अगर समन्वय नहीं बैठता तो आयुर्वेद को हल्की नज़र से देखना, आयुर्वेद को एक परंपरागत ज्ञान है, कुछ तंत्र मंत्र वाला है, कुछ जादू टोना वाला है, इस पद्धति से देखने की जो दृष्टि विकसित होती है, मैं अंत में भी उसके ऊपर 2 मिनट कुछ कहूँगा। मैं मानता हूँ कि ये दृष्टि समाप्त नहीं होगी। इसके बारे में भी एक बहुत बड़े विद्वान ने जो अपने पेपर में कहा है उसको मैं मूल कोट करना चाहता हूं। द आयुर्वेदिक कम्युनिटी इज नॉट गेटिंग एडिक्वेट क्लिनिकल एक्सपोजर। इन फैक्ट even the clinical teaching faculty members too are not provided with enough provisions to have adequate clinical exposure, because of which many of vast sections of knowledge of Ayurveda are left untouched. अस्पर्श रह गया है, and even those touched sections are also not worked to the adequate level, as a result of which the important basic concepts of Ayurveda and management methods of various diseases could not be analyzed properly and laid in an uniform manner. ये एक यूनिफॉर्मिटी भी बहुत जरूरी होती है। आयुर्वेद हर व्यक्ति को अलग पद्धति से देखता है, जबकि एलोपैथी की परिभाषा होती है वो मराठी में हम जिसको बोलते हैं सब घोड़े 12 टक्के,
उस पद्धति से होती है, एक होलसेल पद्धति से उसकी ओर देखा जाता है। आयुर्वेद हर व्यक्ति को अलग अलग पद्धति से देखता है। तो ये मूलभूत सोच में परिवर्तन है, अंतर है। इस अंतर को भी रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। एंड देयरफॉर all we have to do is to gather. It has become very difficult for an Ayurvedic doctor to be confident of assessing prognosis of a pathological condition in a given patient. ये जो आत्मविश्वास का अभाव निर्माण होता है इन विसंगतियों के कारण, मैं मानता हूं कि उसके बारे में भी कुछ सोच बनना, मैं मानता हूं कि आज के जमाने में बहुत आवश्यक है। मान्यवर, मैं और एक दो तीन बिंदुओं को केवल आपके सम्मुख रखने की कोशिश कर रहा हूं। एक बात यह है कि डॉक्यूमेंटेशन होना, जो मैं क्लिनिकल रिसर्च की बात कही उसके साथ ये बहुत जुड़ा हुआ विषय है कि आयुर्वेद में जो भी शोध होता है, जो भी परीक्षाएं होती है, उसका डॉक्यूमेंटेशन होना बहुत जरूरी है। और दुर्भाग्यवश में डॉक्यूमेंटेशन न होने के कारण उसको हल्के में लेने की एक प्रवृत्ति बढ़ती है। जैसे फाइटोकेमिकल्स नाम का एक द्रव्य जिसको एलोपैथी में बहुत माना जाता है। अभी इसके बारे में, आयुर्वेद के बारे में धारणाएं क्या होती है? माना जाता है, इन वन ऑफ द प्रेजेंटेशंस, एक सेमिनार में ये माना गया कि फाइटोकेमिकल्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द आयुर्वेदिक मेडिसिन कैटेगरी एज दे आर द बेसिस ऑफ एलोपैथी। ये भी एक मतलब वर्ग संघर्ष है कि एलोपैथी वाला इसकी ओर देखना नहीं, ये उसकी ओर देखता नहीं, ये इसको हल्का मानता है, वो उसको नीचा मानता है। मैं मानता हूं कि समाप्त होने की जरूरत है, समानता की दृष्टि यहां पर होना आवश्यक है। दिस इज जस्ट एब्सर्ड। फाइटोकेमिकल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम हर्ब्स, जो छोटे छोटे वनस्पति के विभिन्न प्रकार होते हैं, उसी में से आता है। दे आर डिराइव्ड फ्रॉम नेचुरल प्लांट्स विच डू नॉट बिलोंग एक्सक्लूसिवली टू एनयूएन। Manufacturers of Ayurvedic products certainly can use this natural resource to develop useful combinations of formulations. और आगे का महत्वपूर्ण है, Chinese researchers have developed hundreds of phytochemicals or herbal products for global platform. In fact, if you look at the website of Sigma Aldrich, you will find hundreds of herbal products from Chinese traditional medicine listed for marketing. On the same site, if you search for products from traditional Indian medicine, you just get 10 references or articles on this subject. ये बहुत मतलब एक और चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन है, तिबेटन ट्रेडिशनल मेडिसिन है, वो विश्वविख्यात बन रहा है। और हमारी आयुर्वेद की ज्ञान परंपरा उससे भी पुरानी होने के बावजूद भी आज हमारे पास वो समुचित मात्रा में डॉक्यूमेंटेशन न होने के कारण मैं मानता हूं कि जिस ऊंचाई पर इस शास्त्र को ले जाने की आवश्यकता है, उस ऊंचाई पर हम ले नहीं जा पा रहे हैं। मान्यवर, राजनीति में हम सब लोग काम करते हैं और हम यहाँ अपने अपने व्यक्तिगत अनुभव में भी समझते हैं कि अच्छा होना पर्याप्त नहीं है, अच्छा दिखना भी जरूरी है। और ये ज्ञान के लिए भी बहुत लागू पड़ता है, मतलब ज्ञान के लिए भी एप्लीकेबल है कि सिंपली टू बी गुड, टू बी राइचस, टू बी स्ट्रॉन्ग इज नॉट इनफ, यू हैव टू अपीयर टू बी सो। एंड द सिचुएशन डिमांड्स दैट द आयुर्वेद ऑल्सो हैव टू अपीयर टू बी ऑल दैट पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग इनफ। और ये करने के लिए मैं मानता हूं कि आधुनिक प्रणालियों का, पद्धतियों का, डॉक्यूमेंटेशन का, इसका उपयोग करना बहुत आवश्यक है। इस बिल में मैं देख रहा था कि रसशालाओं के, क्योंकि आयुर्वेद की फार्मेसी क्या होती है, रसशालाएं होती है। अभी रसशालाओं को भी इस पद्धति से ढालना पड़ेगा, उनके ऊपर भी नियंत्रण लाना पड़ेगा। उनके जो द्रव्य होते हैं, विभिन्न भस्म होते हैं, चूर्ण होते हैं, इनकी भी परीक्षा आधुनिक विज्ञान के संदर्भ में करने की कुछ न कुछ रचना करनी पड़ेगी। और इसलिए मैं मानता हूं कि इस दृष्टि से इस पूरे बिल के बारे में सोचना आवश्यक है। मैं समाप्त कर रहा हूं अंतिम 2-3 बिंदु लेकर। पहली बात यह है कि ये जो कुल मिलाकर विषय है हमारे परंपरागत ज्ञान का, तो एक दृष्टि से जैसे मैंने कहा कि भारत की अपनी सौम्य संपदा का अंग है, मगर दुर्भाग्यवश ये हुआ है कि इस देश में हमारी प्राचीन ज्ञान का उपहास करना, उसके बारे में अनाप शनाप बातें करना, उसको एक व्यंग्य का विषय बनाना, ये एक फैशन हो गई है। आज जो उठता है वो गोमूत्र के बारे में अनाप शनाप बोल देता है। हो सकता है कि गोमूत्र के बारे में और अधिक शोध की जरूरत है। वहां पर देवलापार में, मान्यवर, मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा रिसर्च हो रहा है और आर.डी. माशेलकर जैसे वैज्ञानिकों ने उसके बारे में बहुत प्रमाणित किया है कि गोमूत्र के और कितने औषधि गुण उसमें है। किसी को उपयोग करना है, नहीं करना है, अपना विषय है, कोई किसी को कंपलसरी करने की जरूरत नहीं है। मगर ऐसे विषयों के बारे में एक उपहास का भाव, एक व्यंग्य का भाव, जो एतद्देशीय है, जिन जिन ज्ञान शाखाओं को इस देश के मिट्टी की सुगंध है,
उसका उपहास करना, ये मान लीजिए कि एक प्रोग्रेसिविज्म का लक्षण माना जा रहा है, जो अपने आप में बहुत गलत है। और इसलिए मैं मानता हूं कि इस तरीके का बिल अगर आता है तो इस भाव को दूर करेगा माननीय। और मैं बीच में ईरान गया था, तेहरान में, और तेहरान में और गया क्यों था, क्योंकि भारतीय और पर्शियन, मतलब भारत की संस्कृत और पर्शियन दोनों भाषाओं का जो वैयाकरणी है वो एक है, और वो है महर्षि पाणिनि। और जब ईरान के अध्यक्ष यहाँ आए थे तब उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री को एक सुझाव दिया था कि इस व्याकरण के बारे में कुछ एक और अधिक काम होना चाहिए। तो हमने आईसीसीआर के माध्यम से एक सेमिनार रखा तेहरान में। तो तेहरान यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने मुझे कहा कि हमारे यूनिवर्सिटी में हम उपनिषद पढ़ाते हैं, आपके कौन से यूनिवर्सिटी में उपनिषद पढ़ाया जाता है। मैं मानता हूं कि ये जो हमारी ज्ञान संपदा है, पुराना जो था वो सब अच्छा था, ये मेरा दावा नहीं है। कुछ गलतियां हुई, विकृतियां आई, ये बात सही है, मगर पुराना जो था वो सब त्याज्य है, ये मानने की प्रवृत्ति भी मैं मानता हूं कि हमें कहीं और आगे नहीं ले जाएगी। और इसलिए हमारी प्राचीन सभ्यता, प्राचीन परंपराओं के प्रति एक समुचित गर्व होना जरूर आवश्यक है। गर्व का विषय निकला है तो एक छोटा सा किस्सा बताकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। मान्यवर, लगभग 2 दशक पहले हमारे देश में अयोध्या का आंदोलन हुआ, तब एक नारा लगा था, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। अभी कुछ लोगों ने उसको आपत्ति की कि हिंदू होने में क्या गर्व है। और वैसे देखा जाए तो एक तर्कसंगत आर्गुमेंट था कि आप किस घर में जन्मे, मराठी घर में जन्मे, कानड़ी घर में जन्मे, आपके हाथ में थोड़ा ही है। तो वैसे हिंदू हो गए, मुसलमान हो गए, या यहूदी हो गए, क्रिश्चियन हो गए, इसमें गर्व होने का क्या है। ये तो विधाता ने तय किया कि आप कौन हो। तो इसलिए आपत्ति जताई गई। एक समाचार पत्र में जब पाठकों के पत्र व्यवहार बड़े अच्छे पद्धति से एक विवाद के रूप में आते थे, उस जमाने की बात है, आजकल तो समाचार पत्र, पाठकों के पत्र कई बार छापते भी नहीं, वो बात अलग है। तो एक पत्र आया कि दिस इज वेरी इलॉजिकल, और ये तर्क विसंगत है, तर्क दुष्ट है, और खुद को गर्व से कहो हम हिंदू कहना उचित नहीं है। उसके बदले नारा ये होना चाहिए कि गर्व से कहो हम मानव हैं। तो बड़ा लॉजिकल था। तो दूसरे ने एक पत्र लिखा कि वैसे देखा जाए तो मानव में गर्व होने में भी क्या बड़ा तर्क है, क्योंकि आप मानव जन्म को पाए, इसमें आपका क्या कर्तृत्व है जी। आप तो मेंढक हो सकते थे, बैल हो सकते थे, सांप हो सकते थे, और भी कुछ हो सकते थे। ये तो विधाता ने तय किया कि आप मानव बने। तो गर्व से कहो मानव है, ये भी उतना ही तर्क विसंगत है जितना कि गर्व से कहो हम हिंदू है। इसलिए नारा क्या होना चाहिए, उसने सुझाव दिया, ज्ञानी व्यक्ति था, सुझाव दिया कि नारा यह होना चाहिए कि गर्व से कहो हम है, बाकी कुछ नहीं होना चाहिए। तो चौथे एक पत्र लेखक ने पत्र लिखा कि हम कोई ऐसे वैक्यूम में जन्म नहीं लेते, हम पलते बढ़ते हैं तो समाज के साथ पलते बढ़ते हैं। हम किसी परिसर के साथ पलते बढ़ते हैं, किसी भाषा के साथ हमारा विकास होता है, किसी पद्धति के साथ हमारी सामाजिक संवेदनाएं जागरूक होती है। तो जहां पर भी जिस परिवेश में हम आते हैं, उसका एक गर्व होना स्वाभाविक है। अगर मैं मराठी हूं तो मुझे मराठी के प्रति एक सीमित गर्व होना, इसका मतलब ये नहीं कि अन्य बातों के बारे में मैं कुछ अलग भाव से देखूं, नीचेपन से देखूं, मगर यह होना जरूरी है। मैं मानता हूं कि हमारी संस्कृति, हमारी प्राचीन ज्ञान परंपरा, आयुर्वेद जैसा ज्ञान भंडार जो इस संस्कृति की देन है, जो हमारी सौम्य संपदा है, उसके प्रति भी एक समुचित गर्व होना, अभिमान होना, और उसके बारे में विकास की एक धारा मन में बहुत प्रज्वलित होना, मजबूती से आगे बढ़ना, ये बहुत आवश्यक है। इसी में हमारे देश का भवितव्य है। जैसे कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने सही कहा था कि हमारी जो यात्रा है, सिविलाइजेशनल जर्नी है, ये कोई कल परसों से शुरू हुई नहीं है, ये फ्रॉम द पास्ट थ्रू द प्रेजेंट टू द फ्यूचर है, नित्य नूतन चिर पुरातन है। और इसलिए हमें इस यात्रा को आगे बढ़ाते हुए आधुनिक ज्ञान संपदा का मार्ग अनुसरण करते हुए आयुर्वेद को और अधिक अच्छे पद्धति से विश्व के सम्मुख लाना चाहिए। मैं मानता हूं कि ये बिल उस दिशा में सार्थक कदम है। बहुत धन्यवाद। आपने कहा कि हम हैं, तो निश्चित रूप से है ही हैं। इसी तवज्जो तजस्सुस में लगा हुआ हूँ मैं, मेरी हर कोशिश है कि मैं अपनी पहचान कर सकूं। इसी तवज्जो तजस्सुस में लगा हुआ हूँ मैं नहीं हूँ तो क्यों हूँ, और यदि मैं हूँ तो क्या हूँ मैं, यही समय की आवश्यकता है। धन्यवाद। श्री मानस रंजन भूरिया जी।